रामनगरी अयोध्या, शांति भवन। धारा उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? ये थी रेखा जी, अपनी धारा यानी धारिणी शर्मा की मम्मी। धारा, मम्मी प्लीज 10 मिनट और सोने दो ना। रेखा जी, धारा तू उठ रही है या नहीं? मैं अगर आई ना तो ऐसा उठाऊंगी कि तेरी नींद कोस से दूर हो जानी है फिर। धारा, क्या यार मम्मी, ऐसा कौन उठाता है अपने बच्चे को? सबके सब मेरी नींद के दुश्मन बने हैं। हाय राम, कुछ तो रहम कर इस मासूम पर। रेखा जी, तेरी नौटंकी हो गई हो तो उठ जा। धारा, उठ गई मम्मी। धारा उठते ही धरती माता के पैर छुए और वॉशरूम में घुस गई। लगभग आधे घंटे बाद जैसे तैसे तैयार होकर धारा नीचे आई। जल्दी से नाश्ता खत्म कर मम्मी से पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? रेखा जी, बेटी बाहर वेट कर रहे हैं तेरे पापा। लेकिन तू है कि? अरे मम्मी, कल से ना हो गया ऐसा। अच्छा चल जा वरना लेट हो जाएगी। धारा मम्मी को बाय बोलकर चली गई। रेखा जी, पागल लड़की। धारा, मेन कैरेक्टर, गोरा रंग, काली और गहरी बड़ी आंखें, पतली ओठ, बाल कमर से थोड़े ऊपर, लंबाई 5 फुट 4 इंच, कुल मिलाकर एक सुंदर और चंचल लड़की। रेखा जी, धारा की माँ। सुरेंद्र जी, धारा के पापा, और ये सरकारी नौकरी करते थे। आरजू पैसे से डॉक्टर है, धारा की बड़ी बहन। बीसू, धारा का छोटा भाई। स्कूल में धारा जैसे ही स्कूल में एंटर करती है, कुछ लड़कियां जो सेम क्लास की थी, उनसे एक ने कहा, ये लो आ गई मिस एटीट्यूड क्वीन। सेकेंड गर्ल, यार ये इतना अकड़ के क्यों रहती है? माना कि सुंदर है लेकिन। तीसरी लड़की, तुम लोगों को पता नहीं क्या, इसके सिर्फ एक दोस्त है आस्था, बचपन से साथ में है दोनों, और अपनी आधी क्लास इनसे दोस्ती करना चाहती है लेकिन ये सब भावना देती। खैर छोड़ो, हम क्या। बड़ी आई और तीनों चली जाती है। क्लास में धारा आस्था का वेट कर रही होती है, पर आस्था मैडम तो हमेशा की तरह लेट थी। धारा अपने आप से कहती है, ए चिलगोजी, कहाँ रह गई दुष्ट प्रजाति के प्राणी, हमेशा लेट रहेगी और मैं यहाँ उसकी सीट के लिए लड़ती फिरूं। ना ना ना, आज ऐसा ना करूंगी। लेट आने की वजह से आस्था धारा के पास नहीं बैठ पाई और धारा को घूरते हुए पीछे से सीट पर बैठना पड़ा। धारा मुंह दबाए हंसने लगी। ये देखकर आस्था को और गुस्सा आ गया। पूरे दिनों में बात नहीं हो पाई। आखिरकार छुट्टी के समय दोनों साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद चुप्पी के बाद आस्था चिल्लाकर बोली, क्यों किया ऐसा तूने? धारा, तू रोज लेट आएगी तो ऐसा ही होगा। आज कौन सा घटिया एक्सक्यूज है तेरे पास लेट आने का? आस्था, क्यों बताऊं? धारा, बता वरना तेरी चॉकलेट गई। आस्था, रुक बताती हूँ ना, जल्दी बता। आस्था, मैं आगे बोलना। रास्ते में यश मिल गया था तो इसी वजह से लेट हो गई। धारा, आंटी का फ्रेंड का बेटा, तेरे बचपन का प्यार वही ना? आस्था, धारा, तू बता क्यों नहीं देती है कि प्यार करती है तू उससे? आस्था, ये पागल लड़की, क्यों दोस्ती खत्म करवाना चाहती है तू? जो जैसा चल रहा है चलने दे, तू अपना बता, कोई मिला या नहीं तुझे? धारा, तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद ये सब। आस्था, क्या पता, कल तो तुझे भी किसी से प्यार हो जाए। धारा, घंटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी चॉकलेट पकड़ और भाग यहाँ से। और दोनों बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन उनके पीछे एक लड़का जो काफी देर से उनकी बातें सुन रहा होता है, अपने आप से कहता है, तो मिस धारा को ये सब नहीं पसंद है। पसंद तो तुम्हें करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ और इस बार बारी तुम्हारी है। एक इविल सी स्माइल देकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन यूं ही शांति से बीत गए। धारा भी अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती, क्योंकि 12th की परीक्षा होने में कुछ ही महीने बचे थे। एक दिन अचानक धारा के फोन पर किसी ने कॉल किया। धारा ने फोन रिसीव किया। धारा, हेलो, कौन? क्या आप धारा बोल रही है? हाँ मैं ही हूँ। आप कौन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि अजनबियों से बात करूँ। और हाँ, दोबारा फोन ना करना तो बेहतर होगा। प्लीज धारा, बात तो सुनो। मैं नहीं जानती तुम्हें, तो क्यों सुनूं बात तुम्हारी? मैं भी नहीं भूल रहा हूँ। हाँ तो बको।
अब क्या बात करनी है तुम्हें? पहले को वो गुस्सा नहीं करोगी? धारा ने कहा, हाँ ठीक है। बहस करने का मन नहीं था, इस वजह से वो सपाट लफ्जों में ठीक है बोल दिया। मैं ये कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धारा ने सपाट लफ्जों में ही जवाब दिया। मुझे ये सब नहीं पसंद, तो प्लीज कहीं और देखो जाके। और फोन कट दिया। दूसरी ओर वही लड़का जो धारा और आस्था से बात सुना करता था, फोन करते ही उसने गुस्से में कहा, पसंद हो या ना हो, लेकिन प्यार तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारा घमंड जो तोड़ना है। कुछ समय बाद पेपर के भी दिन आ गए। सारे बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। पेपर के आखिरी दिन आस्था और धारा पेपर देकर लौट ही रही थी। आस्था, धारा आगे का क्या सोचा? कुछ भी नहीं यार, सोचा है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर लूं। उसके लिए पापा से बात करूंगी। अच्छा, और तुम्हारा क्या प्लान है? आस्था, मुंबई जाएंगी, वहीं से इंजीनियर की तैयारी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तब तो हम साथ नहीं होंगे ना। चल कोई नहीं, तू जा, अच्छे से तैयारी करना। बाय बाय। शाम के समय जब सुरेंद्र जी आए तब धारा ने कहा, पापा आ गए आप? हाँ बेटे। पापा आप बैठिए, हमें कुछ बात करनी है। रेखा जी, अरे पहले सांस तो लेने दे। हाँ ठीक है पापा, आप सांस लो। अरे बेटा छोड़िए सब बात, क्या बात करनी है? तब धारा ने अपना पक्ष रखा। सुरेंद्र जी कुछ सोचते के बाद हाँ कर देते हैं। कुछ दिन बाद सुरेंद्र जी ने कहा कि उनके एक दोस्त से पार्टी है, तो सब लोग शाम को तैयार रहिएगा। शाम को सब लोग तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में अमर जी, अरे सुरेंद्र आ गए यार, बड़ी देर लगा दी। सुरेंद्र जी, अरे यार परिवार आना था तो थोड़ा तो समय लगेगा ना। बातें करते हुए सबने अपना परिचय दिया। तभी अमर जी ने धारा और आरजू से कहा, बेटा आप लोग अंदर जाओ, सारी बच्चियां अंदर है। मैं अपने विनय का नाम सुनकर एक बार धारा को उस अनजाने नंबर वाले विनय की याद आई, लेकिन ये सोचकर टाल दिया कि विनय नाम एक ही इंसान तो नहीं, हो सकता है कोई और हो। तभी विनय भी आ गया और दोनों को लेकर अंदर जाता है। आरजू अंदर हॉल में जाती है। धारा जैसे जाने वाली होती है कि तभी विनय ने कहा, धारा को अब तक समझ में आ गया कि ये वही विनय है, तो वह रुककर अपनी घूरती आंखों से उसे देखती है। धारा ने कहा, तो मेरा शक सही था, तुम ही हो ना जिसने मेरे पास फोन किया था? हाँ मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था, तो अब क्या चाहिए? धारा, प्लीज, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं तो दोस्त तो बना ही सकती हो ना। धारा ने कहा, नहीं मैं नहीं करती दोस्ती लड़कों से, और वहां से चली जाती है। पूरी पार्टी में विनय धारा को दोस्ती के लिए मनाता रहता है। आखिर तंग आकर धारा हाँ कर देती है और पार्टी खत्म होते ही सब लोग घर आ गए। कुछ दिन तक तो विनय धारा को इम्प्रेस करने में लगा देता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है, और धारा भी विनय से इम्प्रेस होकर आई लव यू बोल देती है। धारा और विनय का रिलेशन में आ गए लगभग 1 साल वो पूरे हो चुके थे। धारा भी ग्रेजुएशन के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रही थी। भले ही धारा विनय से प्यार करती थी, लेकिन उसने तो ना कभी अपनी सीमा लांगी और ना ही विनय को ऐसा करने दिया, जिस वजह से विनय का सब्र अब जवाब दे रहा था। एक दिन कॉलेज के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी, जिसमें सभी जूनियर सारी तैयारी करते और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते। धारा और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन विनय सबसे सीनियर था। विनय जो अब तक अपने मौके का इंतजार में था, उसे उस पार्टी के बहाने वो मौका मिल गया और उसने अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दिया। फेयरवेल वाले दिन फेयरवेल पार्टी हॉल में ही रखी गई थी। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। पूरा हॉल काले और सफेद गुब्बारों से कई तरह से लाइट्स भी लगी थी। सामने एक स्टेज था जो बखूबी सजाया गया था। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट आ रहे थे और कुछ टीचर्स भी। सबके आने के बाद टीचर्स ने लेकर लेक्चर दिया, जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं था। उसके बाद जूनियर्स ने अपने अपने परफॉर्मेंस दिए। पार्टी जोरों शोरों पर चल रही थी। धारा अपनी कॉलेज फ्रेंड ऋतुजा के साथ बैठी थी। वहीं कुछ देरी पर खड़ा विनय अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था और मौके की तलाश में था। जैसे ही ऋतुजा धारा के पास से हटी, विनय हाथ में जूस लिए धारा के पास आ गया और बोला, धारा यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी।
अच्छा ये लो तुम्हारे लिए जूस। धारा ने वो जूस पिया और थैंक्स कहा तो विनय ने बोला, धारा बेबी तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। धारा ने विनय को देखा जो मुस्कुराते हुए धारा को ही देख रहा था। तभी धारा को अचानक से चक्कर आने लगा। उसने विनय से कहा, विनय प्लीज मुझे बाहर ले चलो, सर बहुत घूम रहा है। विनय एक लंबी मुस्कान लिए बोला, हाँ क्यों नहीं। विनय ने धारा को पार्किंग एरिया में ले जाना सही समझा। क्योंकि सब लोग पार्टी में बिजी थे तो किसी का भी ध्यान धारा और विनय पर नहीं था। पार्किंग एरिया में विनय धारा को अपनी कार के बैक सीट पर लिटाया और बाहर आकर हाँफते हुए बोला, क्या खाती है यार, इतनी कितनी भारी है। पर कोई ना, इतनी मेहनत करना तो बनता है तुम्हारे लिए। बहुत वेट कराया है धारा तुमने, 1.5 साल तक का इंतजार किया इस दिन का। धारा तो बेहोश थी। विनय को अब इंतजार नहीं हो रहा था। ऊपर से धारा नीले रंग की साड़ी में कहर बरसा रही थी। खुले बाल, ओठों पर गुलाबी लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, इन सब में धारा की खूबसूरती निखर के आ रही थी। विनय साड़ी के पल्लू को हटाने के लिए धारा पर झुका ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कॉलर खींचकर कार से बाहर ले आया और खींचकर थप्पड़ लगाया। वो धारा, ऋतुजा और निम्मी के साथ ही रहता था। विनय, अभय तुम? हाँ मैं, और मैं ही हूँ, और मैं ही नहीं, रितु और निम्मी भी है। रितु आगे बढ़ती और खींचकर वो भी एक थप्पड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की। इतना कहकर विनय ऋतुजा पर हाथ उठाने वाला ही होता है। तभी विनय आगे आकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, सोचना भी मत विनय, इतनी गिरी हरकत करने के बाद भी तुम कौन सा मुंह लेकर यहाँ खड़े हो। दफा हो जाओ फौरन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और विनय वो धक्का देकर वहां से बाहर कर देता है। निम्मी और रितु ने धारा को संभाला और अभय की कार में बैठा दिया। तीनों धारा के घर के लिए निकल गए। घर पर धारा की मम्मी ने जब पूछा कि धारा बेहोश क्यों है तो निम्मी ने तुरंत कहा, वो आंटी जी, क्या है ना कि सारे सीनियर लोगों ने कहा कि आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ, तो जो हम कहेंगे करने को वो सारे जूनियर्स बिना किसी ना नुकुर को मान लेना। तो बेचारे धारा को उन्होंने एक जबरदस्ती वाइन पिला दी, तो उसी वजह से धारा की यह हालत है। ये सब निम्मी की एक ही सांस में बिना रेखा जी के रिएक्शन को देखे बोला था। बस इतना सुनना कि रेखा जी बरस पड़ी। तीनों मुंह लटकाए सुन रहे थे। कुछ देर बाद जब रेखा जी शांत हुई तो उन्होंने कहा, सॉरी बच्चों, गुस्से में ज्यादा बोल गई। अब की बार रितु बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वैसे आंटी जी अगर आप कहे तो आज मैं यहीं रुक जाऊं धारा के पास। रेखा जी ने हामी भर दी। तीनों घर दंदनाते हुए धारा के रूम में भागे। अभय, निम्मी की बच्ची, तुझे किसने कहा था बाहर अपना मुंह खोलने की को निम्मी, वो चप्पड़गंजू। ये सोच कि अगर मैं ना होती तो तुम लोग क्या जवाब देते आंटी को। रितु, यार शांत रहो ना दोनों लोग, और मैं धारा को कल तक संभालने के लिए ही रुकूंगी, तो तुम लोग घर जाओ। वो दोनों साथ में सभी को बाय बोलकर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने से पहले वो दोनों अयोध्या के गंगा घाट जाते हैं। घाट किनारे साड़ियों पर दोनों शांति से बैठे रहते हैं। आखिरकार निम्मी ने ही शुरुआत से आज तक पूरा दिन खराब गया ना अभय। अभय ने जब निम्मी के मुंह से अपना नाम सुना तो मानो कितना सुकून मिला है उसे। वो तो पहले ही निम्मी की नादानियों पर अपना दिल हार चुका था, लेकिन आज उसके साथ अकेले ऐसे घाट के किनारे बैठना उसे बहुत सुकून दे रहा था। उसे ऐसे लगा मानो ये लम्हा यहीं थम जाए। अभय अभी अपनी मीठी सपनों की दुनिया में ठीक से गीतों भी नहीं लगा पाया। तभी निम्मी ने तेज से अभय को पुकारा, अभय कहाँ खो गए थे। कहीं नहीं। अच्छा मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे थे। हाँ अभय ने कहा। निम्मी, हाँ एक बात कहूँ निम्मी। हाँ बोलो अभय। अभय ने सोचा कि आज अपने दिल की बात कह ही दे निम्मी से, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था धारा के साथ उसे सोचकर अपना प्लान चेंज कर दिया। निम्मी ने कहा, अभय जल्दी कहो, क्या बोलना था तुम्हें। उसने कहा, हाँ ना कहना तो था, तो अब मुहूर्त निकलवाऊं तब बोलोगे। नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग सही समय पर नहीं पहुंच पाते
ओहो अभय, अब जो भी हो गया उसे सोच कर क्यों परेशान हो रहे हो? ये सोचो कल जब धारा को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगी, और पता नहीं हमारी बात का यकीन करेगी कि नहीं। नहीं निम्मी, वो हमारी बात जरूर मानेगी। वो क्यों मानेगी हमारी बात भला? क्योंकि अब विनय शायद ही धारा को भाव देगा। प्यार कभी किया है नहीं था उसने। अब अपने ही करतूत छुपाने के लिए वो धारा को इग्नोर करेगा। देखना चाहे तुम। जो तुम कह रहे हो वो भी शायद हो। ठीक है, अब वो कल पता चलेगा ना। चलो मुझे घर छोड़ दो। हाँ चलो। निम्मी और अभय कार में बैठते हैं। अभय कंखियों से निम्मी को देखता रहता है। जब वो लोग निम्मी के घर पहुंचे तो देखा कि निम्मी सो गई थी। उसे सुकून से सोता देख अभय का मन नहीं किया कि वो निम्मी को जगा दे, लेकिन फिर भी 5 मिनट बाद उसने निम्मी को जगाया। निम्मी बेचारी आधी नींद में सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर अभय बिना मुस्कुराए रह नहीं पाया। उसने कहा, रुको मैं कर देता हूँ। अभय ने सीट बेल्ट खोली तो निम्मी उससे बाय बोलकर चली गई। अभय ने कहा, पागल लड़की, पता नहीं कब समझेगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगली सुबह धारा अपने कमरे में बैठी मम्मी से डांट खा रही थी और ऋतु उसे मजे ले रही थी। जब रेखा जी ने कोटा पूरा हो गया तो उन्होंने कहा, जल्दी से नहा धोकर आ जाओ नीचे नाश्ता करने। ओके मम्मी। धारा ने ऋतु को देखा तो कहा कि कल क्या हुआ था और मम्मी इतना क्यों डांट रही थी। ऋतु ने कहा, पहले नाश्ता कर ले फिर बताती हूँ, इत्मीनान से। ठीक है, तू वेट कर, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। दोनों नाश्ता करके ऊपर आती है और धारा को दोबारा पूछने पर ऋतु ने उसे पूरी बात बताती है। पहले तो धारा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ऋतु ने अपनी दोस्ती की कसम खाई तो उसे भी यकीन होने लगा और अंत में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से में विनय को कॉल किया और पास के ही पार्क में मिलने को बुलाया। शाम के समय धारा और ऋतु पार्क में गई। कुछ देर बाद विनय आता दिखा। जैसे ही वो धारा के पास उसे गले लगाने पहुंचा तो एक तेज धक्के के साथ उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, जो कि धारा ने ही मारा था। धारा, वो सब जो कल हुआ था क्या था विनय? विनय, क्या हुआ था धारा? कुछ भी नहीं। धारा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना विनय। अब तुम सच सब बताओगे या और थप्पड़ लगाऊं मैं? विनय, तुम्हारे थप्पड़ से क्या मैं डर जाऊंगा? और रही बात कल की तो हाँ, जो कुछ भी हुआ था सब सच था। धारा, ऐसा क्यों किया तुमने विनय? क्या जरूरत थी वो सब करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? विनय, कमी तुम्हारे प्यार में नहीं थी, कमी तुम में थी, समझी? और ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता था। मेरी भी कुछ डिजायर थी, लेकिन तुमने हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया। इतना सुनते ही धारा का पारा 7वां आसमान छू रहा था और गुस्से में उसने एक थप्पड़ और विनय को मार दिया। तो जाते जाते मेरी भी एक बात सुनते जाओ विनय। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें अपने पास नहीं आने दिया। और हाँ, अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अगर मुझे पहले से तुम्हारा चेहरा पता होता ना तो मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। छी, सच कह ही रही, सोच कर ही शर्म आ जाए। और तुम? खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम तुम्हारा असली चेहरा तो दिखा मुझे। अब बस दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, विनय ने कहा। यू नो व्हाट धारा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। नाउ यू आर फ्री एंड गो टू हेल। धारा, यू। तभी ऋतु ने धारा को रोककर कहा, चल ना धारा, कुत्ते के मुंह नहीं लगने चाहिए। और धारा को वहां से लगभग खींचते हुए ले गई। घर पहुंचकर धारा सीधे अपने कमरे में चली गई। रेखा जी ने ऋतु से पूछा, इसे क्या हुआ? ऋतु, अरे कुछ नहीं आंटी जी, वो रास्ते में एक लड़के से झगड़ा करके आई है। हे भगवान, क्या होगा इसका? हमेशा लड़ती फिरती रहती है सबके और चढ़ाए सर पर। ये भी तो नहीं कुछ कहते इस पागल लड़की को। आंटी जी कोई बात नहीं, मैं देख के आती हूँ। ऋतु दरवाजा खुलवाती है और अंदर जाकर देखती है तो धारा बेड पर बैठकर रो रही थी। ऋतु धारा के पास जाती है और कहती है, धारा
धारा ऋतु को देखती है, जोर से गले लगकर रोने लगती है। कुछ देर रो लेने के बाद ऋतु धारा से कहती है, धारा अब शांत हो जाओ। और किस इंसान के लिए इतना रो रही हो? उस घटिया विनय के लिए? इतने फ्री है क्या तेरे आंसू? धारा तुरंत नामे सर हिलाती है। गुड, तो अब रोना बंद करो प्लीज। ऋतु, अगर तुम लोग सही समय पर कल ना आते तो क्या होता मेरा? इतना कहकर धारा फिर से रोने लग जाती है। तभी दरवाजे से अभय और निम्मी आते हैं और कहते हैं, कुछ हुआ तो नहीं धारा? तुम बिल्कुल सेफ हो। अब जो हो गया उसे सोचकर आंसू बहाने से कृपा फायदा बेहतर है कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो। काफी समझाने के बाद आज धारा शांत हुई और कहा, थैंक यू तुम तीनों को, लेकिन खासकर अभय और ऋतु, तुम दोनों को। अगर तुम दोनों ना होते तो कैसे संभालती मैं खुद को? निम्मी, धारा मतलब मैं तेरी दोस्त नहीं ना? अभय, नहीं, तू अपनी गैंग से बाहर है। निम्मी रोनी से सूरत लेके, तुम बीच में मत ही बोलो अभय, मैं बोलूंगा। निम्मी मुंह फुलाकर एक साइड में हो जाती है तो धारा उठ उसे गले लगाकर कहती है, तुम तो मेरी क्विट से गुड़िया हो जिसे परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। अभय और ऋतु चिल्लाकर कहते हैं, और हमें भी। चारों जोर से हंस देते हैं। तभी आंटी जी कहती है, तुम लोगों का रूठना मनाना हो गया हो तो चलो, डिनर का टाइम हो गया है। तीनों एक साथ। जी आंटी, अभी आए। सभी लोग साथ में खाना खाते और तीनों सबको बाय बोलकर अपने अपने रूम घर चले जाते हैं। धारा अपने रूम में बैठी सोच ही रही थी, अच्छा हुआ कि विनय का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। खैर, इंसान ठोकरे से ही संभलता है और मुझे मेरी पहली ठोकर मिल गई है। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और रही बात प्यार की, तो अगर प्यार का मतलब सिर्फ जिस्मों से पाना है तो नहीं करना है मुझे प्यार। अब सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी, मोहब्बत नहीं। नाउ आई हेट लव। 2 साल बाद 2 अटैच्ड फ्लैट, एक में आस्था की फैमिली और दूसरे में धारा की फैमिली के साथ ऋतु भी रहती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रे एंड व्हाइट कलर में करीने में सजा हुआ रूम, उसमें अटैच वो सुंदरी सी बालकनी जिसमें कई तरह के फूल और पौधे लगे हुए थे। देखकर ही लग जाए कि वह व्यक्ति कितना प्रकृति प्रेमी है। उसी रूम के अंदर एक और छोटू सा रूम की जिम था। वहाँ एक लड़की सुबह 5 बजे ट्रेडमिल पर भागती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये धारा ही है। इन 2 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। धारा जो अब काफी सीरियस हो गई है और प्रोफेशनल भी। 1 घंटे का वर्कआउट के बाद धारा ने नहा धोकर अपनी कॉफी लेकर बालकनी में आ गई। कुछ देर बाद उसे कुछ सूझा तो वो कॉफी पीकर वो अपनी बालकनी से अटैच दूसरी बालकनी में कूदकर सामने के रूम में चली गई। पिंक एंड व्हाइट में वो रूम काफी सुंदर लग रहा था। धारा वहां पहुंचकर अपनी फोन का अलार्म तेज करके सामने सोई हुई लड़की को कान के पास लगाकर बजा दिया। सामने सोई हुई लड़की अचानक से उठी और गुस्से में चिल्लाकर बोली, धारा, तुम्हें कोई तमीज नाम की चीज नहीं है और ऐसे कौन उठाता है कमीनी? और कभी दरवाजे का प्रयोग कर लिया कर, देखने के लिए नहीं बना है वो जो तू रोज मुझे उठाने बालकनी से चली आती है। धारा, अरे यार आस्था, रुक जा, सांस तो ले ले। क्या सांस ले ले? चैन से सोने भी नहीं देती कमीनी, रोज आ जाती है उठाने। क्या मिल गया तुझे? धारा, तेरे चेहरे का उड़ा रंग देख के जो मजा मिलता है वो वही मिला मुझे। चल अब जा, फ्रेश होके रेडी हो जा। 8 बजे से तेरा ऑफिस भी है और मुझे भी तो ड्यूटी जाना है। आस्था, अरे ओ अफसर मैडम, हमें ज्यादा नखरे ना दिखा तू, समझी? धारा, अच्छा चल ठीक है, आज साथ में चलना, मैं छोड़ दूंगी ऑफिस तक। ओके, हाँ ठीक है, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तू भी जा, तैयार हो जा। और धारा बालकनी से होते हुए अपने रूम में आकर रेडी हो जाती है। धारा ऋतु के रूम में जाती है और ऋतु, तू रेडी हुई या नहीं? हाँ धारा, बस 2 मिनट। और दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। रेखा जी, अरे बच्चों, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? धारा, वो मम्मी कुछ काम था तो इसी वजह से। वैसे बीसू कहाँ है?
अभी सो रहा है, वो बस उठ ही जाएगा तेरे जाने के बाद। ऋतु, अरे वाह धारा, तेरा खौफ यहाँ घर पर भी चलता है क्या? तभी बीसू आते हुए, ना दीदी ना, इनसे डरे मेरी जूती। धारा, अच्छा बच्चे, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और उठकर अपने हाथों की तरफ देखते हुए तो बीसू समझ जाता है, और अगर ज्यादा बोला तो पिटाई होनी तय है, इसीलिए आगे बोला, अरे दी मैं तो मजाक कर रहा था। अब सही है। ये बताओ कॉलेज में क्या चल रहा है? कॉलेज का क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है या नहीं? सब बढ़िया है दी, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। उम्मीद है कि निराश नहीं करोगे। जी दीदी। ठीक है फिर ऋतु चल, वरना लेट हो जाएंगे तो फिर वो चिरकुट दाना पानी लेकर सर पर चढ़ जाएगा। चल। दोनों घर से बाहर आती है तो आस्था भी मिल जाती है। तीनों साथ में अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। धारा अपने केबिन में आते हुए ऋतु से कहती है, मिस ऋतुजा। ऋतुजा, यस मैडम। धारा, अभी सर नहीं आए हैं क्या? उनसे पूछो कब तक आ रहे हैं। ओके मैम। ऋतु अपने फोन से किसी को कॉल करती है। सामने से, हेलो कौन? जी सर, वो मैं ऋतुजा बोल रही हूँ। हाँ ऋतु जी बोलिए। सर वो धारा मैम पूछ रही है आप कब तक आ रहे हैं, उन्हें कुछ काम था। हाँ तुम धारा से कहो मेरे केबिन में वेट करे, मैं बस 10 मिनट में आया। ओके सर, कुछ देर बाद। ऋतु, धारा, चल सर आ गए हैं, तुझे बुलाया है उन्होंने। धारा, हाँ बस 2 मिनट। धारा ने केबिन नॉक किया तो अंदर से दृढ़ लेकिन प्यारी सी आवाज आई, कम इन। धारा अंदर गई तो सामने लगभग उसी की उम्र का एक लड़का आईएएस की वर्दी में बैठा किसी केस के फाइल में लगा हुआ था। अच्छी खासी लंबी कद काठी, दमकता चेहरा, जेल से सेट किए हुए बाल, ड्रीम हुई दाढ़ी, मूछ, हल्की भूरे आंखें, बिल्कुल हीरो जैसी पर्सनालिटी थी। तक जब कोई आवाज नहीं आई तो लड़के ने सामने देखा धारा उसे ही घूर रही थी तो उसने कहा, वाट, कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या जो ऐसे घूर रही हो? धारा, तुम्हें घूरे मेरी जूती, और कुत्ता बिल्ली पाल लो, लेकिन ये खुशफहमी नहीं कि तुम हैंडसम हो। तो तुमने फोन पर ऐसा क्यों कहलवाया कि तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे? अरे तो जब काम लगेगा तो बात नहीं करूंगी क्या? बस फ्लर्टिंग करवा लो तुमसे, और कुछ आता है कि नहीं तुम्हें? है ऐसा कोई काम नहीं जो सम्यक मल्होत्रा ना कर सके। खैर तुम बताओ क्या काम था? वो क्या है ना सर कि यहाँ पर कुत्ते ज्यादा हो गए हैं तो सोच रही थी कि उन्हें उनके ससुराल भेजने का इंतजाम कर दूं। हाँ क्यों नहीं, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो मर्जी करो, लेकिन फालतू का लफड़ा नहीं। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं फालतू में सबसे लड़ती फिरूं? पागल कुत्ता का तो तुम्हें काट ही नहीं सकता धरा, क्योंकि तुम उसी की बिरादरी की हो ना। सम्यक लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। वो क्या है ना कि एक आईएएस ऑफिसर किसी मामूली एसपी से पीट जाए तो सोचो क्या है, इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ में। अब जाओ तैयारी करो कुत्ते को ससुराल भेजने की, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ ये हुई ना बात, चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ सम्यक, अच्छा धारा सुनो, मैं शाम को ही यहाँ से निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए। धारा क्यों? सम्यक, भाई आ रहे हैं, आज तो उन्हीं को लेने जाऊंगा। धारा ओके, मैं शाम तक आ जाऊंगी। सम्यक, ध्यान से जाना। धारा, ओहो अब मैं बच्ची नहीं हूँ सम्यक। हाँ ठीक है, बच्ची नहीं है लेकिन मेरी दोस्त तो है ना। हाँ ये आज कड़वा करेला, आज सेहत कैसे बन गया? तू जा रही है या मैं फॉर्म में आऊँ? हाँ जा रही हूँ। जय हिंद सर, जय हिंद। कुछ देर बाद सम्यक एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और जाते जाते एक नजर ऋतु को देखता है जो फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रही थी। वह तब भी गुस्से में होती थी तो उसकी नाक लाल हो जाती थी, और इस बार भी कुछ ऐसा था। सम्यक ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर स्वार्थी मुस्कान आ गई। वो जाकर ऋतु को पीछे खड़ा हो जाता है। ऋतु जब गुस्से में फोन रख के पीछे पलटती है तो सम्यक को सामने देख हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ऋतु, सर आप यहाँ? सम्यक, हाँ मैं। क्यों, नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं सर, क्या? मेरा मतलब कि आप तो एयरपोर्ट जा रहे थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं?
सम्यक, अब तुम अपने सीनियर से सवाल जवाब करोगी रितु? रितु, सॉरी सर। सम्यक, वैसे मैं जा ही रहा था, लेकिन मुझे ना एक बंदरिया, वो भी लाल नाक वाली दिख गई, तो सोचा मिलता चलूं। रितु, सर कहाँ है लाल नाक वाली बंदरिया? ऋतु के सवाल पर सम्यक को हंसी तो आई, लेकिन उसने सीरियस होकर उसके हाथ से उसका फोन लेकर कैमरा ऑन करके उसके फोटो क्लिक करके उसे देकर चला जाता है। ऋतु अभी भी खड़ी ये सोच रही थी कि सर ने क्या कहा और क्या करके गए, लेकिन जब उसने अपना फोन में अपनी ये फोटो, वो भी लाल नाक वाली साथी दिखी, तो वो भड़क गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, मैं लाल नाक वाली बंदरिया हूँ, खुद को समझते क्या है? अरे होंगे वो आईएएस हमारी बला से, मुझे बंदरिया बोला उन्होंने। खुद कान खुजूरे जैसे शक्ल है उनकी, पता नहीं कभी आईना देखा भी है या नहीं। बड़े आए। इस बात से अनजान की धारा उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। वह भी चुपके से, वो पूरी शिद्दत से सम्यक को बुरा भला बोलने में लगी हुई थी। तभी धारा सामने आई और कहा, ऋतु तेरे केबिन में चल, एक काम है। दोनों केबिन में आती है। ऋतु, क्या हुआ धारा, कोई काम है क्या? धारा, हाँ ना, वो क्या है ना के पास में ही कुछ गुंडे लोगों का बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बस उन्हें ही सबक सिखाना है, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करने के लिए तैयार रहना, ओके? कुछ देर बाद धारा बिल्कुल सिंपल सा सूट सलवार और दुपट्टा लिए, बालों का जूड़ा बनाए, हाथ में कुछ बुक्स लिए धारा उसी जगह जाती है जहाँ उन गुंडों ने अपना डेरा बनाया हुआ था। जब धारा वहां से गुजरी तो उनमें से एक गुंडे ने कहा, ओ भाई, आज के तो दिन बन गया समझो। दूसरा भी कहा, पीछे हटने वाला था, उसने भी बोला, भाई आज तो मजा ही आ जाएगा, ऐसी कमसिन कली रोज रोज कहाँ मिलेगी। लगभग 4-5 गुंडे थे, सबने कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हुए उसके पास चल दिए और धारा सर नीचे किए हुए एक इबिल सी स्माइल के साथ आगे बढ़ रही थी। आगे एक सुनसान गली में जाकर धारा ने अपने कान में लगे छोटे से ब्लूटूथ से ऋतु को वहां फौरन कुछ कांस्टेबल को लेकर मेरे लोकेशन पर पहुंच जाओ। धारा का ऑर्डर मिलते ही वो पुलिस स्टेशन से निकल पड़ी और यहाँ धारा जय गली में आई तो रुक गई और उसके पीछे आ रहे गुंडे भी रुक गए और हंसते हुए बोले, बड़ी समझदार है रे तू, तो खुद ही सुनसान इलाके में आ गई। धारा ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, जिसमें उन लोगों ने यह गलतफहमी हो गई थी कि वो कुछ बोल नहीं सकती। तभी उन 5 गुंडों में से ने कहा, ए जा रे, पकड़ के ले चल लड़की को किसी कुपची में। एक गुंडा आगे बढ़कर धारा को पकड़ना ही चाहा था तो धारा ने अचानक अपना एक पैर हवा में घुमाकर जोरदार लात उस गुंडे के सर पर रख दिया, जिससे वो गुंडा बेहोश होकर वहीं गिर गया। उन गुंडों के लीडर ने कहा, अबे ये देख क्या कर रहा है, मार साली को। दूसरा गुंडा जब धारा के पास गया तो धारा ने उसका सर सामने दीवार से टकरा दिया। ऐसे ही करके धारा सभी गुंडों को मात दे रही थी कि अचानक से एक गुंडे ने उठकर धारा के बाल पीछे से पकड़ लिए और बोला, क्यों, बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही है, तुझे चल तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा आज मैं। तभी धारा ने अपनी कोहनी से उसके पेट पर वार किया, जिससे उसकी पकड़ धारा के बालों से छूट गई और अब धारा घूमकर उसके सामने गुस्से से लाल आंखें और खुले बालों में खड़ी होकर उसे बुरी तरह से पीट रही थी। तभी ऋतु भी पहुंची और सभी को हथकड़ी पहनाकर ले जाने को ऑर्डर कांस्टेबल से कहा तो सबके ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया। तभी धारा ने आकर उन गुंडों से कहा, तुम लोगों ने क्या लगा कि इतनी आसानी से धारिणी शर्मा तुम्हारे जाल में फंस जाएगी? हो, धारिणी शर्मा शिकार होती नहीं, अपना शिकार बनाती है। सालो चलो थाने में, अपने ही तुम्हारे हाथ पैर ना तोड़े तो कहना हरामखोरो। वही एयरपोर्ट पर सम्यक खड़ा किसी का वेट कर रहा था। तभी सामने से एक लड़का व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू चेकदार कोट पैंट पहने, लंबी हाइट, उम्र लगभग 25 साल, बाल थोड़े बिखर कर माथे पर आते हुए, बड़ी बड़ी आंखें और घनी पलके, गोरा रंग, हल्की बियर्ड और पतले गुलाबी ओठ। वहां पर खड़ी लगभग सभी लड़कियों की नजर उसी पर थी। वो लड़का सम्यक के पास आया और गले लगते हुए कहा, कैसा है छोटी?
जब सम्यक ने कुछ नहीं बोला तो वह खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा देखा तो आंखों में आंसू लिए सम्यक उसे ही देख रहा था। उस लड़के ने कहा, क्या तू खुश नहीं है छोटे? सम्यक ने तुरंत उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, विमान भाई बहुत मिस किया आपको और आप कह रहे हो खुश नहीं हूँ। विमान तो रो क्यों रहा है? सम्यक, ये तो खुशी के आंसू है पगले। विमान, बिल्कुल नहीं बदला तू। तभी एक और लड़का विमान के पीछे आया और कहा, लगता है सब मुझे भूल गए। सम्यक ने यह आवाज सुनी तो हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव से विमान को देखा तो विमान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सम्यक ने आगे बढ़ के कहा, सिद्धार्थ भाई आपको कौन भूल सकता है? विमान ने कहा, सारी बातें आज ही यही कर लो, ये नहीं अब घर चले। सम्यक, हाँ चलते हैं न भाई, पहले आपके बॉडीगार्ड्स को आने दीजिए। सम्यक का इतना कहते ही विमान और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को देखा और मन में ही कहा, हो गया सप्पा। सम्यक जो इन दोनों का एक्सप्रेशन देख रहा था अचानक चिल्लाकर कहा, व्हाट? अब ये मत कहिएगा कि आप दोनों बिना बॉडीगार्ड के यहाँ आए हैं। विमान और सिद्धार्थ दोनों ने पपी फेस बनाते हुए कहा, ऐसा ही है छोटे। सम्यक गुस्सा होते हुए, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप लोग? ये आपका यूएसए नहीं इंडिया है भाई। अब तक तो आप दोनों को आने का खबर मीडिया तक पहुंच चुकी होगी और पता नहीं कितने बिजनेसमैन अब तक आप पर हमला करवाने का प्लान भी बना लिया होगा। पहले तो आप दोनों चलकर गाड़ी में बैठिए, फिर बताता हूँ। विमान और सिद्धार्थ जो अब तक सम्यक की डांट खा रहे थे, इतना सुनते ही तुरंत गाड़ी की ओर भाग गए। सम्यक, पता नहीं इतने बड़े बिजनेसमैन बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं दोनों लापरवाह इंसान। सम्यक, विमान और सिद्धार्थ को तीनों मल्होत्रा मेंशन में पहुंचे, जहां पहले से ही दिव्या जी और विश्वनाथ जी, सम्यक और विमान के माँ बाप पहले से उनके इंतजार में खड़े थे। विमान और सिद्धार्थ का तिलक और आरती करके दोनों को घर ले गया। सम्यक जो इतनी देर से अपने मम्मी पापा को प्यार बांटते हुए देख रहा था, अचानक से बोला, मैं भी हूँ यहाँ। भाई आ क्या गए तो अब आप सब मुझे ही भूल गए? दिव्या जी, कोई नहीं भूला है तुझे, लेकिन मेरे विमान और सिद्धार्थ तो पूरे 5 साल बाद आए हैं ना बेटा, तो थोड़ा बहुत प्यार तो कर ही सकती हूँ ना दोनों को। विमान, माँ बस थोड़ा बहुत प्यार। सम्यक, हाँ क्योंकि आप लोगों ने काम तो लात खाने वाला किया है, तो प्यार भूल ही जाइए अभी के लिए। विश्वजीत जी, क्या हुआ सम्यक, ऐसा क्या कर दिया है दोनों ने? सम्यक, पापा आपको पता है ये दोनों बिना अपने बॉडीगार्ड के चले आए हैं यहाँ, और उनके आने की खबर अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा। दिव्या जी, हाँ तो हो गया गलती बच्चों से, और इतने सालों बाद आए हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें, समझे आप सब। और रही बात सेफ्टी की, तो सम्यक तू है ना? सम्यक, हाँ मैं तो हूँ, लेकिन पहले आप दोनों अपने अपने बॉडीगार्ड्स को इंडिया बुलाइए, और जब तक वो ना आए तब तक आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। विमान और सिद्धार्थ जो अब तक सब की बातें सुन रहे थे, सम्यक की बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे को लाचारी से देखा। तब विमान ने कहा, परसों मैंने एक इवेंट रखा है एक होटल में, और परसों मैं ही अपना परिचय देकर ऑफिस संभालूंगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आर्या, विमान और सम्यक की बहन ने कहा कि बिजनेस राइवल्स हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्यक, भाई आप आज ही तो आए और परसों ही सब कुछ। विमान, छोटे प्लीज बात समझ भाई। सम्यक, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, आप लोग जाइए आराम करिए। विमान, अच्छा माँ आर्या कहाँ है, देखी नहीं कभी अभी तक? दिव्या जी, बेटा वो काम के सिलसिले में बाहर गई है, कल तक आ जाएगी। विमान, ठीक है। दिव्या जी, बेटा जानती हूँ बहुत प्यार करता है आर्या से, दुखी ना हो, कल तक पक्का आ जाएगी। ठीक है माँ। खाना पीना खाकर विमान, सम्यक और सिद्धार्थ बैठे सबसे बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ, घर पर सब लोग वेट कर रहे होंगे। एक्चुअली सिद्धार्थ विमान के बचपन का दोस्त था, पूरा नाम सिद्धार्थ तिवारी, तिवारी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन का मालिक। विश्वजीत जी, बेटा थोड़ी देर और रुक जाते हमारे साथ। सिद्धार्थ, नहीं अंकल, अगली बार आऊंगा तो जब तक आप कहेंगे तब तक रहूंगा, लेकिन अभी जाने दीजिए। सम्यक, ठीक है भाई, चलिए मैं छोड़ देते हूँ आपको। सिद्धार्थ और सम्यक सभी को बाय बोलकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सम्यक घर आता है और धारा को कॉल करता है। धारा जो अब तक उन गुंडों का पीट रही होती है, अपनी रिंगटोन सुनकर रुक जाती है। धारा लंबी लंबी सांसें लेकर फोन उठाती है। हेलो
सम्यक, अब किसके हाथ पैर तोड़ रही हो? धारा, किसी के नहीं, तुम बताओ क्यों फोन किया? मैं ये कह रहा था कि अपने साथ ऋतु और डिपार्टमेंट के 2 और काबिल ऑफिसर को लेकर यहाँ पहुंचो। धारा, ओके, 1 घंटे में आती हूँ, और फोन कट कर देती है। उन गुंडों के पास जाकर बोलती है, बच गए सालों, वरना ऐसी हालत होती कि भीख मांगते अपने मौत की। उसमें से एक गुंडा बोला, ए लड़की, तू जानती नहीं हम किसके आदमी है? धारा, मुझे कोई शौक भी नहीं है जानने की, और जिनके भी हो, दम पर इतना उछल रहा है ना, वो तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा, समझे? इतना कहकर धारा वहां से उठकर चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद धारा, ऋतु और 2 ऑफिसर साथ मल्होत्रा मेंशन पहुंचती है। हॉल में ही दिव्या जी मिल जाती है। उन्हें देखकर सब नमस्ते करते हैं। धारा ऋतु से कहती है, ऋतु, तुम्हें हीरू को सर को बुलाकर लाती हूँ। ऋतु, ओके। धारा अपने फोन में कुछ मैसेज चेक करती है। सम्यक को बुलाने जा ही रही थी, तभी किसी को उसकी जोरदार टक्कर हुई, जिसकी वजह से धारा का फोन टूटे टूटे हो गए, जिसकी वजह से धारा का मूड ऑफ हो गया। और बड़ी बात तो कि यह सामने वाला बिना सॉरी बोले इग्नोर करके अपने में मग्न होकर चले जा रहा था, और जिससे टक्कर हुई वो और कोई नहीं, विवान ही था। धारा ने विवान के कॉलर पीछे से खींचकर अपने सामने लाया और कहा, से सॉरी टू मी। विवान, सॉरी फॉर व्हाट? धारा अपनी बड़ी आंखें से छोटा करते हुए बोली, पहली बात तो तुमने मुझे टक्कर मारी, और दूसरी बात तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया, और तीसरी बात तुम बिना सॉरी बोले जा रहे हो। विमान, ओ हेलो, मैं कोई सॉरी वोरी नहीं बोलने वाला, तुम आकर मुझसे लड़ी हो, मैं नहीं। धारा, अच्छा तो क्या भगवान ने तुम्हें आंखें नहीं दी है? तुम अंधे हो जो देख नहीं सकते? धारा, देखो मिस्टर XYZ, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूटा है, तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। तभी विमान अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर धारा के हाथ में दे देता है और कहता है, मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूटा है, तो ये लो पैसे और जाकर तुम्हारा दूसरा खरीद लो। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा तो भूल जाओ, समझी? और एक और बात, मेरा नाम XYZ नहीं, विवान है, विवान मल्होत्रा। धारा, जिसका पारा ऑलरेडी आसमान छू रहा था, विमान ऐसे बिहेवियर से और गुस्से में आ गई, और लाल चेहरे के साथ उसने झटके से विमान के कॉलर खींचा और वो पैसे विमान के मुंह पर फेंक कर कहती है, ए पैसों का अपने पास रखो, और इसी पैसे जाकर तमीज खरीद लेना। सिर्फ एक सॉरी बोलने को कहा था तुमसे, आसान काम नहीं होता क्या तुमसे? विमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरबान पर हाथ डालने की? कॉलर छोड़ो। धारा, पहले सॉरी बोलो। विवान, सपनों में, क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा ये तो हकीकत में होने से रहा। इन सब में धारा जिस काम के लिए आई थी उसे भूल गए, और जब उसे याद आया तो उसने विवान का कॉलर खींचकर थोड़ा नीचे किया और बोला, फिलहाल मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैंने भी अब तुमसे सॉरी ना बुलवाया तो मेरा नाम भी धारिणी शर्मा नहीं। और झटके से उसके कॉलर छोड़कर धक्का देकर वहां से सम्यक के रूम में चली गई। विवान, जो अब तक सदमे में था, अपने मन में ही कहा, क्या भला थी यार ये, आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। उसकी हिम्मत तो देखो, जंगली बिल्ली जैसी सर पर चढ़ गई, वो भी एक सॉरी के लिए। मुझ पर उंगली उठाने वाले को तो मैंने आज तक नहीं बख्शा, तो फिर तुम क्या चीज हो? मैंने भी तुम्हें मजा ना चखाया तो मेरा भी नाम विमान मल्होत्रा नहीं। और वो भी टेढ़ा मुस्कान दिए नीचे चला गया। कुछ ही मिनट में धारा और सम्यक नीचे आए। धारा, ऋतु और बाकी 2 ऑफिसर एक रूम में खड़े थे और उनके सामने सम्यक ने कहा, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि USA में नंबर 1 बिजनेस टाइकून विमान मल्होत्रा इंडियन आ चुके हैं। सामने से चारों लोग, यस सर। इसके लिए धारा अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये वही चिलगोजा विमान मल्होत्रा और सम्यक का भाई है? लगता तो नहीं है किसी भी एंगल से केयरलेस इंसान। सम्यक, तो आप लोगों को बस इतना कहना था कि किसी परेशानी की वजह से ये अपने बॉडीगार्ड्स साथ नहीं ले आ पाए, तो इतनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सब पर होगी। कल से 3 दिन के लिए आप लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे, तीनों लोग। यस सर। लेकिन धारा हैरानी के भाव से, क्या? सम्यक, क्यों मिस धारा, आपको कोई परेशानी है? धारा, नो सर। सम्यक, फाइन, तो कल सुबह 6 बजे आप लोग यहाँ मौजूद होंगे, विदाउट यूनिफॉर्म के, सिर्फ ब्लैक बेल्ट पर।
और व्हाइट शॉर्ट में। उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करोगे। चारों लोग श्योर सर। अब आप लोग जा सकते हैं सिवाय मिस धारा और मिस ऋतु जी को छोड़कर। उन दोनों ने जाने के बाद तीनों सम्यक के रूम में गए। रूम में जाते ही सम्यक ने धारा से पूछा, धारा तुमने नीचे ऐसा क्यों रिएक्ट किया? धारा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सम्यक, धारा जब झूठ नहीं बोल सकती हो तो क्यों कोशिश कर रही? चल बता क्या बात है। धारा ने सारी बातें उन दोनों को बताई। तो पहले तो उन दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, उसके बाद जोर जोर से हंसने लगे। धारा, यहाँ इतना प्यारा हाई हुआ है और तुम दोनों है हंस रहे हो। सम्यक, मानना पड़ेगा धारा, गजब कर दिया तुमने। आज तक भाई से किसी ने ऐसे बात नहीं की थी और उनका कॉलर पकड़ आई। धारा, है तो गलती भी तुम्हारे भाई की थी। सम्यक, धारा अब तुम भाई को जरा बच के रहना, क्योंकि भाई बिना बदला लिए तुम्हें जाने नहीं देंगे। धारा, और मैंने भी सॉरी बुलवाए बिना नहीं छोड़ना है तुम्हारे भाई को। सम्यक, ठीक है, तुम दोनों जब भी लड़ना है मुझे बुला लेना। वो क्या है ना कि मूवी देखने में मजा आता है मुझे। धारा, तू मेरे मजे ले रहा है, रुक बताती हूँ। तभी धारा अपने फोन में वो रिकॉर्डिंग सम्यक को सुनाती है। सम्यक जो अभी भी इतना हंस रहा था, अचानक से सीरियस मूड में आ गया। उसने सीरियस होकर धारा से कहा, धारा बाहर जाओ। ऋतु जो अब काफी घबरा गई थी, इशारों में धारा को न जाने के लिए कह रही थी, लेकिन धारा ने मुस्कुराकर इशारों में कहा, अब झेल तू ही। लेकिन धारा जाते जाते कहने लगी, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन ऋतु को कोई नुकसान मत पहुँचाना। धारा चली जाती है। जिसके जाते ही ऋतु बाहर जाने के लिए दौड़ती है, लेकिन सम्यक उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। सम्यक दरवाजा बंद कर कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी ऋतु तुम? ऋतु कुछ नहीं बोलती, घबराई हुई सी नीचे देखती है और अपने नाखूनों को जमीन से कुदरती है। मेरी शक्ल कान खजूरे जैसी है, मैं आईना नहीं देखता। ऋतु अपनी घबराहट के चलते रोने लगती है, लेकिन सम्यक को यह बात पता नहीं चलती। सम्यक थोड़ी तेज आवाज में बोलो, ऋतु अब कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? ऋतु को कुछ न बोलता देख सम्यक उसके पास आता है और अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर करता है। ऋतु के चेहरे आंसुओं से भीगा हुआ था, जिसे देखकर सम्यक को खुद पर गुस्सा आती है और वो तुरंत ऋतु को अपने सीने से लगा लेता है। सम्यक को सीने से लगते हैं, ऋतु का आंसू की धारा तेज हो जाती है और वो सुबकती हुई कहती है, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए सर प्लीज। ऋतु के आंसू देखकर एक बार को सम्यक को भी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है ऋतु माफी मांगने की, और प्लीज तुम रोना बंद करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, पर प्लीज अब तुम रोना बंद करो। अगर मुझे पता होता कि तुम रो देगी तो मैं कभी ऐसा ना करता। अब ऋतु की घबराहट कम हो जाती है कि वो सम्यक से दूर होती है और कहती है, सॉरी सर, मैं बस कोई बात नहीं ऋतु, और एक बात, मैं सर सिर्फ ऑफिस तक हूँ, यहाँ तो मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, और तुम थोड़ा मजबूत बनो, ऐसा रोने किसी ऑफिसर पर शोभा नहीं देता। ऋतु बस छोटा सा जवाब देती है। तभी धारा दरवाजे पर दस्तक देकर कहती है, नीचे आ जाओ दोनों, खाने के लिए टाइम हो गया है। सम्यक, हाँ आ रहे हैं। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।